अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आई होप आप लोगों ने सुपर पोजिशन के पास पेपर्स अगर सारे नहीं किए हैं तो एटलीस्ट आधे तो किए होंगे, बिकॉज़ इन द नेक्स्ट क्लास जो कि इंशाल्लाह वेंसडे को होगी तो हम लोग उसे गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लें कि आपकी ये पक्की होनी चाहिए, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये समझ नहीं आएगा। राइट, तो जो आपको शेडेड सवाल दिए हैं वो ट्राई करें और उसके साथ आगे बढ़ें। अच्छा, आज हमने जिस चीज़ से स्टार्ट करना है उसकी तरफ जाते हैं। सो सुपर पोजिशन हमारे इफेक्टिवली हो गया था, मैंने आप लोगों को नोट्स वगैरह भी भेज दिए थे। तो आज हम जिस चीज़ के साथ स्टार्ट करें दैट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा वेव्स में दो चैप्टर्स थे। सो पहला वाला जो था रिलेटिवली आसान, ओ लेवल से लिंक्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा है कि पहला चैप्टर रिलेटिवली आसान और ओ लेवल से लिंक्ड है, और जो अगला चैप्टर है डीसी सर्किट्स दैट्स मच मोर डिटेल्ड। इंशाल्लाह इरादा हमारा ये है कि जैसे इस हफ्ते में इस हफ्ते भी इंशाल्लाह मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, तो इस हफ्ते और इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते तक करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करते हैं। रमज़ान में डीसी सर्किट्स का कुछ हिस्सा हो जाएगा, और रमज़ान के बाद जो है फिर और डीसी सर्किट्स चलेगा, बिकॉज डीसी सर्किट्स इज़ रियली बिग, प्रेटी मच लाइक सुपर पोजिशन। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो मैंने आप लोग को ये बताया था कि अब नेक्स्ट वीक में आप लोग का ये वाला टेस्ट लूँगा विच इज़ ऑन चंक 2। तो बेसिकली चैप्टर्स 4, 5, 6 एंड 11। सही है। 4 क्या है, एफ डी पी। 5 क्या है, वर्क एनर्जी पावर। 6 क्या है, डेफॉर्मेशन। और 11 है पार्टिकल फिजिक्स। तो ये वाली चीज़ें जो हैं आप लोग पक्की करें। पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है। One of the extra classes that I'll take either this week or next week is basically going to be on particle physics past papers. Ideas बहुत ही simple हैं, playlist आप लोग के साथ share है, तो आप लोग वहाँ से अपने जो particle physics वगैरह में जो जो चीज़ें करनी है आप लोग वहाँ से पूरी करें। ठीक है, चले अब बिस्मिल्लाह करते हैं इस चैप्टर के साथ। अगेन अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द क्लास टुडे इज़ कि अगर आप लोगों ने पार्टिकल कर लिया है और अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी सारी तैयारी अच्छी है, सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद ईयरली पास पेपर्स। क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी रह गया होगा इसका मतलब सिलेबस में, तो इलेक्ट्रिसिटी के सवाल को छोड़कर यू कैन स्टार्ट विद ईयरली पास पेपर्स। एट दिस पॉइंट योर फोकस शुड बी मोर ऑन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है जैसे ओ लेवल्स में था, पहले आपका पेपर 2 होगा और उसके बाद पेपर 1 होगा। सही है, चल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो द फर्स्ट चैप्टर इज प्रिटी मच लिंक्ड टू आइडियाज दैट वी ऑलरेडी सीन इन ओ लेवल्स। जैसे कि ओ लेवल्स में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपने पढ़ा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक का मतलब होता है अंग्रेजी में नॉट मूविंग, सो इट्स स्टेशनरी, राइट। लेकिन जब चार्ज मूव करने लगता है तो हम आ जाते हैं इस चैप्टर में विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे, सो यू नीड टू नो दिस। इट्स डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, अगेन रेट ऑफ समथिंग वाली डेफिनेशंस भी आपके लिए उसूलन नई नहीं है, क्योंकि ये आप काइनेमैटिक्स से देखते हुए आ रहे हैं। सो अगर मैं इसकी बात करूं, सो दिस इज करंट, दिस इज चार्ज, दिस इज टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी की डेफिनेशन, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने लिखी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो सिमिलरली यहाँ पे है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो न्यूमरेटर में डेल्टा क्यू है, डिनोमिनेटर में डेल्टा टी है। सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बेस क्वांटिटी कौन सी है, करंट है या चार्ज है? लेट्स सी आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है। What's करंट। the base quantity here?
करंट और चार्ज। करंट है, राइट, चार्ज डिराइव्ड होता है, सही है। तो यहाँ पे ये वाली एक चीज़ थोड़ी सी अजीब होती है, बिकॉज इवन दो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में चार्ज आ रहा है, इवन देन करंट बेस है और चार्ज डिराइव होता है इससे, ठीक है। सो दिस इज अ बिट ऑफ अ वियर्ड केस। अच्छा, करंट की अगर हम बात करें, सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इट्स मेजर्ड इन एम्पेयर्स। ओ लेवल्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट कौन लेकर जाता है, इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाते हैं। मेटल की बात करें, सो इन ओ लेवल्स केमिस्ट्री आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मेटल्स हैव अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हैं कंडक्टर्स में चार्ज कैरी करते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी समथिंग अदर देन इलेक्ट्रॉन्स। ओ लेवल केमिस्ट्री की ही बात करें तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में जो चार्ज कैरियर्स होते थे वो आयंस होते थे, राइट। सो वी नीड टू बी फेमिलियर विद दिस टर्म चार्ज कैरियर्स, विच बेसिकली मीन्स कि भाई किसी एक मटेरियल में चार्ज कौन कैरी कर रहा है, करंट किसकी वजह से है, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले ये कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, सो ओ लेवल्स में आप लोगों ने एक और आइडिया ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, सो इट्स लाइक जस्ट सिटिंग अलोन, कोई अभी ये कनेक्शन नहीं हुए हुए, तो हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। लेकिन वी वुडंट से दैट इफ इट्स जस्ट सिटिंग अराउंड कि इसमें करंट है, क्योंकि, और ये चीज़ भी आपने ओ लेवल्स में किनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में पढ़ी होगी, एएस में केमिस्ट्री में हो सकता है थोड़ी सी पढ़ी हो, कि there is something known as the kinetic model of matter, so particles are moving at random। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हर डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं और ओवरऑल कोई करंट नहीं है इन दिस पोजिशन, राइट, व्हेन देयर इज नथिंग कनेक्टेड हियर। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं हल्के फुल्के, लेकिन वो कंप्लीटली रैंडम मूवमेंट है और ओवरऑल हम ये नहीं कहते कि कोई भी करंट यहाँ पर है। बट व्हेन वी कनेक्ट इट टू अ बैटरी, टू अ डीसी सोर्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इसको कहते हैं सेल, राइट। तो अब इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। सो हमें पता है कि सेल का जो लॉन्गर एंड होता है ये पॉजिटिव होता है, शॉर्टर एंड इज नेगेटिव, और हमें पता है कि वाकई में चार्ज कौन कैरी करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर इसके ये दो एंड्स हैं, वी से दैट द नेगेटिव एंड ऑफ द सेल बेसिकली हैज़ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और पॉजिटिव एंड के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो जब हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं, सो वी से कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द नेगेटिव एंड थ्रू आउट द सर्किट एंड इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि वी एक्चुअली डिस्कवर्ड करंट वे बिफोर वी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड एट दैट टाइम हमें ये लगता था कि भाई जो करंट है ये किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा है। सो हम ये कहते थे कि शायद कोई पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव से बाहर और नेगेटिव में अंदर फ्लो करता है। फ्रॉम ओ लेवल्स यू नो दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शंस आपस में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई सवाल बचो? अभी तक तो ओ लेवल्स का ही रिवीजन चल रहा है। चले आगे? ओके, अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट आइडिया, एंड दिस इज वेयर वी स्टार्ट विद द एएस कॉन्सेप्ट्स, इज दिस। हम कहते हैं कि चार्ज ऑन चार्ज कैरियर्स क्वांटाइज्ड होता है, सही है। इट कैन अकर ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। नाउ फॉर अ फैक्ट आई नो कि आप में से जैसे बहुत सारे लोग हैं वो मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में आप लोग S1 पढ़ते हैं, S1 में आप पढ़ते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, S1 में आप ऑल्सो यू स्टडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि S1 में जैसे आपने डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ा होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नाम का एक चैप्टर होता है, तो उसके ऑपोजिट क्या होता है? डिस्क्रीट का ऑपोजिट इज व्हाट? व्हाट्स ऑपोजिट टू डिस्क्रीट? डिस्क्रीट का ऑपोजिट जो होता है वो होता है बिल्कुल कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के सवाल नॉर्मल वेरिएबल में होते हैं, डिस्क्रीट के सवाल बाइनोमियल में होते हैं। बाइनोमियल की अब कभी वो पढ़े, क्या कहते हैं, उसके सवाल पढ़े वो डिफरेंट होते हैं। सो बाइनोमियल में कोई डिस्क्रीट क्वांटिटी होगी, मे बी लाइक पीपल एंटरिंग अ मॉल, शायद एग्जामिनर ने कहा मैथ में कि दैट फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल ऐसे होंगे कि भाई कोई कंटिन्यूस चीज़ होगी, लाइक द हाइट ऑफ अ पर्सन मे बी। सो वो जो है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि जैसे हमें फिजिक्स से पता है इट वुड डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आई यूज़। अगर समझे कि एक इंसान की हाइट ली जाए यूजिंग अ मीटर रूल, में भी उसकी हाइट आती है 180, या मेजरिंग टेप से, सो 189.1 cm, राइट। अगर हायर प्रिसिशन में भी समथिंग लाइक अ वर्नियर कैलिपर यूज़ करूँ तो 189.12। शायद अगर माइक्रोमीटर जैसी कोई ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ यूज़ करूँ तो 189.121, राइट। सो इट्स कंटिन्यूस। हम जब कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब इट कैन ओनली हैपन इन सर्टेन स्टेप्स इन सर्टेन क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब क्या है? मुझे पता है कि चार्ज जो वाकई में लेकर जा रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? इट्स 1.60 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, उसूलन ये बात आयंस में भी अप्लाई करेगी, क्योंकि अगर आप आयंस के बारे में सोचें तो केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि आयंस आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा? 1 इंटू ई, वे ई इज दिस, तो वो हो जाएगा 1.60 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹। तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इंटू 1.6 विच वुड बी 4.8 इंटू 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 3.25 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 7.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। What's the idea is that basically the number of electrons have to be an integer. अगर मैं बात करूं लेट से फर्स्ट एंड सेकंड वाले केस की, यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹। दो इलेक्ट्रॉन है सो 2 इंटू दिस विच इज 3.2 इंटू 10⁻⁹। यानी आपका चार्ज या 1.6 हो सकता है या 3.2 हो सकता है, इट कैन नॉट बी एनीथिंग इन बिटवीन। दिस इज वॉट वी मीन व्हेन वी से चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सही है। सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हिसाब से आपका चार्ज होगा। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही एग्जामिनर फेवरेट टाइप का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, वो आपको एमसीक्यूज में कुछ ऑप्शंस देगा और वो आपसे पूछेगा आप बताएं कौन सा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से वन इज दिस। वो कहता है कि किसी चार्ज कैरियर पे कुछ चार्जेस हैं, कौन सा पॉसिबल ही नहीं है? अब ऐसे सवाल कैसे करेंगे? हाउ वुड यू फिगर आउट कि कौन सा ऑप्शन गलत है, विच इज बेसिकली योर करेक्ट आंसर इन दिस, कि कौन सा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है? तो देखें, अगर पहला चार्ज ये है, सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको फंडामेंटल चार्ज से डिवाइड करूंगा। सो 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹, यहाँ से तो n 1 आता है, तो ये तो ठीक है। ये वाला करूं 3.2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसका जवाब क्या आएगा?
2 आ गया, ये भी सही है। अच्छा, ये वाले के साथ क्या आएगा? 4 इंटू 10 टू द नेगेटिव 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द नेगेटिव 19। सो यहां से आपका n आ रहा होगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। क्या ये सही हो सकता है? नहीं, बिकॉज योर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैज टू बी इन इंटीजर, काउंटिंग नंबर होना चाहिए कोई। सो ये यहां पर आपका इस ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा कि दिस इज नॉट अ पॉसिबल चार्ज ऑन अ चार्ज कैरियर। सही है। अच्छा, यहां तक आप लोगों को बात समझ आती है बच्चों? सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर हम ग्राफ्स की थोड़ी सी बात करें, क्योंकि ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इज के फर्ज करें ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैं कहता हूं कि एक मेरे पास है एक अदद चार्ज टाइम का ग्राफ। हाउ डू आई फाइंड करंट फ्रॉम दिस? मतलब ग्राफ की क्या चीज से करंट निकलेगा? हाउ कैन आई फाइंड द करंट फ्रॉम अ चार्ज टाइम ग्राफ? बिल्कुल, ग्रेडियंट। आपको पता है कि ग्रेडियंट इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो यहां पे डेल्टा वाई की जगह आ जाएगा डेल्टा क्यू, डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा डेल्टा टी, सो दैट्स करंट। सही है। सो ग्राफ्स के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर चार्ज टाइम ग्राफ हो तो उसके ग्रेडियंट से करंट आ जाएगा, और उसी तरीके से अगर करंट टाइम ग्राफ हो तो उसके एरिया से चार्ज आ जाएगा। सही। सो अगेन दिस इज नॉट न्यू, अब ये आपको बहुत ही नेचुरली आना चाहिए। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डिड स्टडी समथिंग सिमिलर इन काइनेमैटिक्स। कैसे? हम कहते थे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बताता था वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता था तो उसके नीचे वाला एरिया बताता था डिस्प्लेसमेंट। सही है। सो इट्स प्रीटी मच द सेम आइडिया। ये भी कॉपी कर लें आप लोग। चलिए अब देखें, जैसे कॉन्सेप्ट्स अभी तक कुछ खास नए नहीं थे, लेकिन ए एस के सवालों के हिसाब से कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। राइट, ओके, नाउ लेट्स लुक एट ए कॉन्सेप्ट इन एक्शन विच इज़ दिस वन। सही है। तो एक पास पेपर का सवाल है जिसमें ऐसा ही ग्राफ दिया गया है, थोड़ी सी इसमें एडिशनल नॉलेज भी यूज़ होगी, वहाँ मैं गाइड कर दूंगा आप लोग को। अच्छा, रेफरेंस वगैरह सब दिया हुआ है, बिकॉज दिस इज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कशीट्स। A mobile phone battery is charged by connecting it to a constant potential difference of 5 volts. After a time of 1 hour, the initial current of 0.5 amperes slowly decreases to 0 as shown. What is the best estimate of the energy transferred to the battery during the time of 2 hours shown in the graph? अच्छा, by the way, जैसे iPhone में होता है, आप लोगों ने अगर देखा हो सेटिंग्स में जाकर बैटरी में, देयर समथिंग नोन एज ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग, दैट्स एग्जैक्टली दिस। कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही करंट दिया जा रहा है, एक ख़ास वक्त के बाद वो जो है खुद ही देखता है कि मतलब अगर बैटरी सफिशेंटली चार्ज हो गई है तो वो उस करंट को ग्रेजुअली कम करता जाता है। राइट, सो दैट्स द आइडिया ही। अच्छा, अब इसने कहा है व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैटरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2 आवर्स शोन इन द ग्राफ। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ आई विल थिंक अबाउट दिस कि भाई ये तो है कौन सा ग्राफ, करंट टाइम, तो इसके नीचे का एरिया क्या बताता है? चार्ज। राइट, सो बेसिकली अगर मुझे निकालना है चार्ज, सो दैट्स द एरिया विच इज एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम, हाफ, height is 0.5 amperes,
और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये 1 घंटा, ये 2 घंटा। लेकिन अगर आपको आपके एसआई यूनिट्स में आंसर्स चाहिए तो आपका टाइम भी आवर्स में होना चाहिए। सो एक पैरेलल साइड 1, दूसरी पैरेलल साइड 2। every hour has 60 seconds, every hour has 60 minutes, every minute has 60 seconds. So this is multiplication by 3600. अच्छा ये करें, मुझे इसका जवाब बताएं कितना आता है। $2700 सही है। तो क्या जवाब है फिर ऑप्शन कौन सा वाला, ए, राइट? इनफैक्ट नो, क्योंकि उसने चार्ज नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, एनर्जी। अच्छा, आप ओ लेवल्स में जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा तो आपने इसका एक डेफिनेशन पढ़ा होगा, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट? तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और आप लोगों ने इतने शानदार तरीके से वर्क एनर्जी पढ़ा है कि आपको पता है कि जो वर्क होता है या एनर्जी होता है, इट्स द सेम थिंग। सो इट्स बेसिकली वोल्टेज इनटू चार्ज, राइट? सो यहाँ पर आपका वोल्टेज उसने बताया 5, चार्ज ट्रांसफर्ड इज 2700। तो ये जो जवाब आएगा, दिस इज योर आंसर, सही है? तो ये कितना आता है, 13500। सो टू 2SF 14, तो इसका जवाब 14,000, सही है? एनी क्वेश्चंस गाइस? चलो आगे चलते हैं फिर। वर्क कहें या एनर्जी कहें तो मतलब एक ही बात है ना, दिस इज द आइडिया। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल आप लोगों ने ट्राई करनी है, फिर मैं इसको डिस्कस कराता हूँ। इट्स अ प्रीटी इजी एग्जाम्पल। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग। सो चार्ज के लिए आपको करंट दिया गया है और आपको टाइम दिया गया है, राइट? सो करंट, टाइम, सो यू नीड Q, राइट? सो इक्वेशन क्या है, Q इक्वल्स IT। सो करंट 0.25, टाइम इज नॉट इन SI यूनिट, सो यू ऑब्वियसली हैव टू कन्वर्ट। तो पहले पार्ट का जवाब आ रहा होगा 22.5 if you've done everything correctly, right? So Q equals IT, so I is 0.25, time is 1.5 minute and into seconds, तो ये आ रहा होगा 22.5, ठीक है? अच्छा, अगला पार्ट कैसे करना है? Number of electrons passing the point. हाँ जी, अगला पार्ट कैसे करना है? यस, Q इक्वल्स एन ही यूज करेंगे। सो Q आपने अभी निकाला है, N आपको चाहिए बेसिकली, so you would just divide by small e, right? So n would become Q over E। तो Q अभी आपने निकाला 22.5, E कितना है 1.60 इंटू 10 to the negative 19। so यहाँ से n बताएं कितना आता है?
It's supposedly going to be a big value. Yeah, so that makes sense. सही है. इस एग्जाम्पल में किसी को कोई इशू? अच्छा, उसूलन इस लेवल की एग्जाम्पल तो मैं तो वो लेवल में कराता हूँ. सो अगेन दिस इज़ नॉट लाइक वेरी डिफ़िकल्ट. अच्छा, अब अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि भाई एएस में क्या क्या नया आता है. सो एएस में एक चीज़ जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ी है, इट्स दिस आइडिया. तो मैं इसको ज़रा बताता हूँ व्हाट दिस मीन्स. अच्छा, तो ये एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आपको समझ आना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डायग्राम कॉपी कर लें एंड एवरीथिंग दैट्स रिटन हियर ये कॉपी कर लें और फिर मैं इसको समझाता हूँ. अच्छा, अब ये जो इक्वेशन यहाँ दी हुई है ये आपको आपकी जो डेटा शीट होती है उसमें दी होगी, लेकिन उसमें आपको ये नहीं बताया होगा कि भाई ए क्या है, एन क्या है, वी क्या है, क्यू क्या है. ठीक है, तो ये आपने खुद से समझना है. यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज करंट, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन इज नोन एज द नंबर डेंसिटी. अच्छा, ये चीज़ नहीं है हमारे लिए. विच इज़ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये इसका मतलब भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है. तो जैसे कि अगर आप कोई कंडक्टर यूज़ करते हैं या अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा कि भाई फॉर एग्जांपल कॉपर का कितना है या आयरन का कितना है, तो कितने चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल हैं फॉर कंडक्शन. सही है. अच्छा, v इज़ नोन एज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अच्छा, अब ओ लेवल्स में जब हम पढ़ते हैं करंट का आइडिया तो शायद आपको ऐसे बताया गया होगा कि करंट यहाँ से निकलता है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जाता है और यहाँ जाता है और यहाँ जाता है और यहाँ वापस एंटर कर जाता है और फिर नेगेटिव एंड से निकलता है एंड द साइकिल कंटिन्यूज. तो यानी क्या ऐसा हो रहा है कि मतलब के जो है तारों में इलेक्ट्रॉन भर भर के हमारी तरफ भेज रहा है एंड दैट्स हाउ करंट इज ट्रांसफर्ड? सो द आंसर इज नो. वाकई में ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन फिजिकली निकलता है और यहाँ से जाता है और यहाँ से जाता है और पूरा दूसरे एंड में जाता है. दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स. जब आप बहुत ही नन्हे मुन्ने थे और आपको करंट का इतना आइडिया नहीं था, सो दिस वॉज लाइक अ सिंपल इनफ एनालॉजी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या होता है. लेकिन अब आपको आइडिया है. तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स वाकई में पूरे एक एंड से दूसरे एंड नहीं मूव करते. हम ये कहते हैं कि भाई जब यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में हल्के हल्के से मूव करने लगते हैं, या इंग्लिश का अल्फाज दैट दे स्टार्ट टू ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. तो ये इस तरीके से हल्का हल्का मूव करना स्टार्ट करते हैं, राइट. सो इट्स नॉट एक्चुअली मूविंग ऑल द वे फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, बट दे जस्ट स्टार्ट टू ड्रिफ्ट. अच्छा, एवरेज का लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सेम नहीं होता है, राइट. सो इसकी आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सेम नहीं होता, बट फॉर नाउ लेट्स से कि ये सेम नहीं होता है. सो दे स्टार्ट टू ड्रिफ्ट. सो यहाँ पे जो v है वो उसकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताता है इस हिसाब से. एन क्यू इज द चार्ज ऑन अ चार्ज कैरियर. मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99% ऑफ द टाइम जो आपका चार्ज कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा. सो Q का वैल्यू सीधा सीधा 1.60 इंटू 10 टू द नेगेटिव 19 हो जाएगा. लेकिन फॉर नाउ लेट्स कीप इट सिंबॉलिक. सही है. तो मुझे ये इक्वेशन डिराइव करनी है. अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड थिंक अबाउट व्हाट आई हैव. तो बेसिकली बेसिक्स क्या है? करंट की डेफिनेशन विच आई नो इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सही है. अब देखें यहाँ पे आपको गौर करना है कि भाई डेल्टा टी नाम की कोई चीज़ एग्जामिनर ने तो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की. तो अब क्या करना है इसके बारे में ज़रा सोचते हैं. बेसिकली अगर मुझे ये पता चल जाए कि भाई किसी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बिटवीन दीज एंड्स, तो मैं टाइम से डिवाइड करके यहाँ पे निकाल सकता हूँ करंट. अच्छा, अब चार्ज की ज़रा बात करते हैं. टाइम इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि भाई अगर मुझे हर चार्ज कैरियर का चार्ज पता है
एंड इफ आई नो द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है टू गेट द टोटल चार्ज, राइट? सो टोटल चार्ज वुड बी चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को मैं कह देता हूं n, एंड चार्ज ऑफ एक चार्ज कैरियर को मैं कह रहा हूं q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. अब अगेन आप शायद ये एतराज़ करें कि सर कैपिटल N नाम की कोई चीज़ भी एग्जामिनर ने नहीं दी हुई. अब ये देखते रहिएगा. तो बिल्कुल कैपिटल N नाम की कोई चीज़ एग्जामिनर ने नहीं दी है. कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, राइट? दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग कैपिटल N. सो कैपिटल N के लिए बेसिकली मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चाहिए, और मैं सोचूं तो एग्जामिनर ने मुझे दिया है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, राइट? अच्छा, जस्ट बाय द वे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, स्मॉल n के यूनिट्स क्या होंगे? per meter cube, right? क्योंकि न्यूमरेटर में देर आर नो यूनिट्स, सो इट्स जस्ट द नंबर एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये पर मीटर क्यूब है. तो यानी अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी आ जाएगा. तो इस बार मैं कैपिटल N की जगह लिखता हूं स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, राइट? एंड एवरीथिंग एल्स आई राइट एज इट वाज. ठीक है. अच्छा, अगेन देखूं तो वॉल्यूम नाम की कोई चीज़ भी एग्जामिनर ने नहीं मेंशन की, लेकिन हमने इतने सवाल किए हैं, हमें पता है वॉल्यूम इज एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स लेंथ. तो अगेन मैं अपनी तरफ से एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करता हूं, सो दैट्स L, लाइक दिस. सो अगेन इंस्टेड ऑफ V आई कैन राइट NaL Q ओवर डेल्टा T. सही है. अब जो एक्सप्रेशन एग्जामिनर ने मुझसे मांगा है मैं उससे कंपेयर करता हूं. तो मुझे n तो नज़र आ रहा है, a भी नज़र आ रहा है, राइट? q भी नज़र आ रहा है. मसला v का है. सो व्हाट डू यू थिंक v इज? ये पूरा v है. द लेंथ ए चार्ज कैरियर बेसिकली मूव्स थ्रू डिवाइडेड बाय द टाइम, ये आपका v है. So L over delta T, this is basically V. At the time when I was in AS, तो ये डेरिवेशन सिलेबस का हिस्सा था. अब उसूलन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर सवाल इतना घुमा कर देता है MCQs में कि अगर आपको इसका आइडिया ना हो तो फिर आप वो सवाल नहीं कर सकते. सो वी आर डूइंग दिस एनीवे. इस डेरिवेशन में कोई सवाल आप लोगों का? ये बात समझ आती है आप लोगों को बच्चों? ठीक है. सेकंड लास्ट स्टेप बता दें. सेकंड लास्ट स्टेप n वाला है आई थिंक, या v वाला. देखिए मैंने कहा वॉल्यूम इज बेसिकली एरिया टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स लेंथ. मैंने बस ये कहा ना. अच्छा, स्मॉल n. स्मॉल n में मैंने ये कहा कि कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मेरे पास कैसे आ सकता है? ऐसी कोई चीज़ तो एग्जामिनर ने नहीं दी है. तो मैं ये कर सकता हूँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम. तो कैपिटल N की जगह मैंने लिखा स्मॉल n इंटू V. ये आइडिया. सही है. सो कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विच इज द चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम. ठीक है. अच्छा, अब मैं अगेन देखता हूँ आप लोग का रिवीजन कितना अच्छे से जा रहा है. देखें, इस आइडिया से रिलेटेड भी रेशो क्वेश्चंस आते हैं. एक सेकंड के लिए मैं एक फेमिलियर टाइप ऑफ रेशो क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ जो हमने किया था डेफर्मेशन में. सही है. तो डेफर्मेशन में भी अच्छे खासे रेशो क्वेश्चन थे, आप लोगों ने वर्कशीट वगैरह में देखा होगा. तो मेरा सवाल ये है
कि अगर एग्जामिनर को किसी डेफॉर्मेशन क्वेश्चन में बताना होता था कि यंग मॉडुलस सेम है, तो वो सवाल में क्या फ्रेज यूज करता था? इजी, सेम मटेरियल। करंट के चैप्टर में ऐसे सवालों में जब एग्जामिनर आपसे कहेगा कि ये सेम मटेरियल है, इसका मतलब n इज कांस्टेंट, दोनों चीज़ों के लिए सेम है। सो द नंबर डेंसिटी इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। सही है, ये नोट कर लें, फिर हम लोग रेशियो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो अब हमारा वास्ता, पहले तो ये हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो फॉर अ कंडक्टर मेड ऑफ कॉपर of area 5 mm square, find the average drift velocity of electrons when a current of 2.5 ampere flows. So अगर इतना करंट हो तो आपको निकालना है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, तो ये इसकी कैलकुलेशन की एक एग्जांपल है, आप लोग खुद से ट्राई करें, 1 मिनट लें एंड देन वील डिस्कस। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। या 3.7 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, आई होप किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं है स्मॉल क्यू क्या लेना है, क्योंकि उसने कहा है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो क्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ अगेन। सही है, तो ये तो उतना ही है। अच्छा, एरिया के कन्वर्जन में भी आई होप इस किसी को आप इस स्टेज पे इशू नहीं होता, बिकॉज दिस इज mm एंड दिस इज mm स्क्वायर, राइट? तो 1 mm is 10⁻³ meters, so 1 mm square is 10⁻³ meter square, which is 10⁻⁶। मतलब कन्वर्जन के लिए हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶, राइट? सो आप वैल्यू सारी प्लग इन करेंगे लाइक दिस। आपको v चाहिए तो आपका v आता है इतना। ऑल राइट, तो आपको n ऑफ कॉपर दिया हुआ था। सही है, आगे चलें बच्चों। डज दिस मेक सेंस गाइस? अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, डज दिस वैल्यू रियली सीम इंटुइटिव? अक्सर मुझे ये लोग कहते हैं कि मतलब जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हैं, लेकिन एस्टिमेट्स का चैप्टर तंग करता रहता है उन्हें एंड तक। एंड द रीज़न इज़ कि ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने जो टेबल ऑफ वैल्यूज़ दिया उस तरीके का कोई टेबल रट लें, लेकिन जब तक आप अपने आंसर्स के बारे में सोचते नहीं हैं, दोज थिंग्स विल नॉट स्टार्ट टू मेक सेंस टू यू।
अच्छा, मेरी थिंकिंग ये होती है, अगर मैं पहली बार पढ़ रहा होता तो मैं कहता कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न मेरे जहन में ये आया कि यार इलेक्ट्रॉन तो इतने छोटे हैं, तो इन्हें तो बहुत ही तेज़ मूव करना चाहिए, ये स्पीड तो बहुत ही कम लग रही है। राइट, दिस इज़ अ वेरी वेरी लो स्पीड। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, डू दे नॉट फेस एनी ऑब्स्ट्रक्शन? क्या इन्हें कोई रुकावट आती ही नहीं है? बिल्कुल आती है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं दे हैव टू बेसिकली ट्रांसवर्स थ्रू दिस मैनी एटम्स। राइट, एटम्स रुकावट पेश करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इनका सामना करके उसको रास्ता बदलना पड़ेगा। सो उसकी जो एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव वेलोसिटी है वो बहुत लो होगी। राइट, सो दैट्स वाई द स्पीड इज रियली दिस लेस। अच्छा, अब आप लोगों ने जैसे ओ लेवल्स में ये पढ़ा होगा कि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको उसका जवाब एक नंबर के ज़रिए नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। आपको पता है कि जैसे अगर हम लोग हमारे इर्द गिर्द की सर्किटरी की बात करें, सो ऑलमोस्ट ऑल वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। उसकी वजह ये होती है कि कॉपर में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। फिर हम लोग कॉपर को किसी और मेटल से सराउंड कर देते हैं फॉर लाइक, बिकॉज कॉपर इज़ नेचुरली सॉफ्ट, जैसे हम स्टील की वायर से सराउंड कर दें। लेकिन कॉपर बेसिकली बहुत अच्छा कंडक्टर इस वजह से होता है। सही है। अच्छा, अगर कॉपर का नंबर डेंसिटी इतना है, दिस इज अ कंडक्टर, राइट? इंसुलेटर्स का कितना होता होगा? ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। राइट, क्योंकि उसमें तो आप सोचें इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देते होंगे, तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता होगा। और सेमीकंडक्टर्स नाम के भी कोई मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि जो चिप्स में यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होते हैं। सो उनका जो नंबर डेंसिटी है दैट्स समवेयर इन बिटवीन। सही है, ये इसके भी एस्टिमेट्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एग्जामिनर ने आपसे कोई आपको वो दिया, क्या कहते हैं, व्हाट डू कॉल इट, उसने कोई एमसीक्यू दिया और वो कहता है कि भाई लाइक सिलेक्ट ए वैल्यू फॉर ए पॉसिबल नंबर डेंसिटी वैल्यू फॉर ए मेटल विच यू नो आर गुड कंडक्टर्स। तो उसने आपको उसमें दिया, लेट से 10⁵, 10⁻15, 10 आई डोंट नो मे बी लाइक 25, और उसने दिया 10⁻40। राइट, सो आपने देखा होगा एस्टिमेट्स में यूजुअली ऑप्शंस आर दिस फार स्पेस्ड अपार्ट। तो आप ये वाला वैल्यू एनीथिंग लाइक 25 और अबव आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए ये लिख लें, फिर रेशियो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। चलें आगे बच्चों।
चलें। अच्छा, सो दिस टाइम विद रेशियो क्वेश्चंस आई एम नॉट इवन बॉदरिंग विद द स्टेप्स, क्योंकि अब आपने रेशियो वाले सवाल इतनी बार देख लिए हैं, राइट। सो स्टेप्स आपको पता है कि हर चैप्टर में ही ऑलमोस्ट आते हैं ये वाले सवाल। सो आई एम नॉट इवन बॉदरिंग विद राइटिंग दो स्टेप्स अगेन। पहले तो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से इसके बारे में सोचें एंड देन वील डिस्कस दिस। सही, तो मैंने 3-4 रेशियो क्वेश्चंस निकाले हुए हैं रिलेटेड टू आई इक्वल्स ए एन वी क्यू वाली इक्वेशन, और फिर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। चलें, अब देखें ऐसा सवाल आप कैसे ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इतना ख़ास तो है नहीं, मतलब जो पहले के मुकाबले में डिफरेंट हो। देखें, अगर मैं आपसे पूछूं रेशियो क्वेश्चंस में पहले जो हमने किए हैं, चाहे वो उसमें हो, काइनेमैटिक्स में हो, या डायनामिक्स पे भी कुछ का वास्ता पड़ा होगा, वर्क एनर्जी में भी किए थे, इसके अलावा डेफॉर्मेशन में ऑब्वियसली बहुत सारे किए थे, वेव्स में भी आपके कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं, एंड नाउ दिस, राइट। सो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि भाई उसने मुझसे क्या पूछा है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का रेशो। सो पहला स्टेप तो ये है बहुत ही आसान कि मैं उसको सब्जेक्ट बनाऊं इक्वेशन का, राइट। सो यहाँ से अगर मैं v को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, I ओवर ए एन क्यू। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रेशियो क्वेश्चंस का। रिमूविंग कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो अब यहाँ पे आप सोचेंगे क्या क्या कांस्टेंट है। देखिए, एग्जामिनर ने कहा कि दोनों कॉपर वायर्स हैं, इसका मतलब n कांस्टेंट है। अच्छा, ये सीरीज में है, राइट, तो करंट भी सेम है। और इसने कहा दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब Q भी सेम है। सो यहाँ पे बेसिकली आपका प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। लेकिन आपको पता है एग्जामिनर AS का इतना मासूम तो नहीं है, एरिया का तो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता। उसने क्या दिया हुआ है, डायामीटर। तो प्रोपोर्शन में एरिया की जगह क्या लिख दूं, डी स्क्वायर, बिकॉज ए इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, राइट। तो अगर ए की जगह पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी लिखूं तो पाई भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, ये बच गया। अच्छा, अब उसने मुझसे क्या पूछा है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ओवर इन क्यू। अच्छा, अगर मैं इसको डायमीटर के टर्म्स में रेशो बनाऊं, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डी पी या डी क्यू। जहन में रहे इन्वर्स है। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, डी क्यू, राइट। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डी पी, और कुछ रह गया है, द स्क्वायर। खत्म हो गया ये सवाल।
क्यू का डायमीटर क्या है 2d, पी का डायमीटर क्या है d, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। इजी इनफ। सही है, आगे चलें। चलें अगला सवाल करते हैं, अगेन रिलेटेड टू रेशोज। ये भी कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। अच्छा ये वाला कैसे होगा? अच्छा ऊपर कर देता हूँ भाई। सो बेसिकली आपने लिखी आई इक्वल ए एन वी क्यू वाली इक्वेशन, राइट। तो इसने कहा कि दूसरे कंडक्टर में एरिया आधा है, एन डबल है, क्यू डबल है, सॉरी वी डबल है, टू कैंसिल, ओवरऑल डबल हुआ है। सो द आंसर इज दिस। ये समझ आया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा एक आधा और देख लेते हैं सवाल रेशो से रिलेटेड, ताकि हम लोग इसको रैप अप करके आज सोएं। Pretty similar sort of a question. राइट। इस बार क्या क्या कांस्टेंट है? मुझे ये नज़र आ रहा है कि नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, और क्योंकि वही चार्ज कैरियर्स हैं तो क्यू भी कांस्टेंट है। सो आई कैन से आई इज़ प्रोपोर्शनल टू ए वी, राइट। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है?
डायामीटर, तो इसकी जगह क्या लिखूं? आई इज प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर, राइट। अब इसके आगे तो सिर्फ रेशोज यूज़ करने हैं। सो नए वाले में आपकी क्या कहते हैं इसको, क्या हुआ है, स्पीड को ट्रिपल, सो करंट भी ट्रिपल, और आपका डायामीटर आधा हुआ। करंट क्या सिर्फ आधा होगा? नहीं, आधे का स्क्वायर, सो दिस इज 3/4 विच इज 0.75। सही है बच्चों, ये वाला समझ आया? चलें आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सर एरिया पाई डी बाई 2 स्क्वायर्ड होगा, या विच इज़ पाई डी स्क्वायर बाई 4 बेसिकली। जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ओ लेवल्स का, लेकिन अगेन दैट जस्ट गोज़ विदाउट सेइंग। अगर आप अपने एएस का भी सिलेबस कोई भी चैप्टर का देखें तो वो हमेशा कहेगा कि ओ लेवल वाली नॉलेज अज्यूम्ड है। सही है, खैर मैं अज्यूम नहीं करता, वो मतलब मेरा बड़ापन है, लेकिन वैसे अज्यूम होती है। हाँ जी, अब यहाँ पे दो चीज़ें डिफरेंट हैं। सो इसने कहा दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर इन अ सर्किट। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज सेम है। सही है, अब ये ज़रा सोचें, डायमीटर ऑफ R2 इज हाफ द डायमीटर ऑफ R1, resistance of R2 is 3 times the resistance of R1. What is the average drift speed of free electrons in R1 and the average divide by the average drift speed of free electrons in R2? सही है। अब देखें मैं ये सवाल के बारे में कैसे सोचूंगा, तो मैं कहूँगा I इक्वल्स ए एन वी क्यू। सही है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मुझे करंट के बारे में इतना सफाई से नहीं नज़र आ रहा कि करंट क्या है, मतलब सेम है नहीं है। वैसे आप लोग के ख्याल से करंट सेम होगा इस केस में? देखते हैं ओ लेवल्स किसको कितना आता है। क्या करंट यहाँ आपको लगता है R1 R2 दोनों में सेम होगा? अगर इतना सोचना पड़ रहा है इसका मतलब ओ लेवल सही से नहीं पढ़ा आप लोगों ने। नहीं होगा, वोल्टेज सेम है तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके थ्रू करंट कम होगा एंड वाइस वर्सा, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज की बात है तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक इक्वेशन के बारे में पता होगा इन ओ लेवल्स, V इक्वल्स आई आर। सो हाउ अबाउट इंस्टेड ऑफ आई राइट V ओवर R इक्वल्स ए एन वी क्यू। सही है। अच्छा मुझे अगेन रेशियो चाहिए V का, तो मैं V को सब्जेक्ट बनाता हूँ। सो दिस बिकम्स V ओवर R ए एन क्यू। सही है। अब मुझे जो चीज़ें कांस्टेंट लगती है मैं उन्हें उड़ाता जाता हूँ, राइट। सो पैरेलल में है तो V कांस्टेंट, अच्छा सेम मटेरियल है तो N कांस्टेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो Q कांस्टेंट। So I can say V is inversely proportional to RA, या
डायमीटर का जिक्र है तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, इसने कहा VR1/VR2 राइट। सो अगेन ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये जरा देखें। सो इट्स बेसिकली RD² ऑफ 2 डिवाइडेड बाय RD² ऑफ 1। अच्छा यहां पे ये गलती नहीं करिएगा, आई माई सेल्फ एम गिल्टी ऑफ मेकिंग दिस मिस्टेक, कि ये d जो स्क्वायर है ये पूरे पे लगा दें, ये पूरे पे नहीं है राइट, ये सिर्फ d पे है। सही है। अब ये देखें, सो 2 का रेजिस्टेंस इसने कहा 1 के मुकाबले में 3 टाइम्स है। सही है। तो मैं कहता हूं कि भाई अगर 1 का रेजिस्टेंस r है तो 2 का 3r है। सही है। अब डायमीटर की बात करते हैं। तो अगर R2 का हाफ है R1 के, सो आई अवॉइड यूजिंग फ्रैक्शंस, सो R2 इज हाफ ऑफ R1। तो मतलब अगर R1 का 2D है राइट, सो 2D एंड देयर इज अ स्क्वायर ऑन दिस, तो इसका सिर्फ D² है। सही है। सो R2 का 1 का आधा है, तो ये भी कह सकता हूं कि 1 का 2 का डबल है, और यही चीज मैंने की है। आगे क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 का स्क्वायर इज 4, सो इट्स 3/4 विच इज B। समझ आया आप लोगों को ये वाला? ठीक है। इस पे कोई इशू बच्चों? ये मतलब काफी हाई लेवल रेशियो क्वेश्चन था, इससे हाई लेवल वैसे हो नहीं सकता कुछ इतना खास। ठीक है जी, चले तो आज के लिए यहां तक ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोग सुपरपोजिशन वाले सवाल आप लोगों ने करके आने हैं। ठीक है, चले, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।